फ्रेंड्स, कैसे हो? हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं, पिछली क्लास में हमने पढ़ी थी फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता, और वो हमने ज्ञात की थी। और फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता आई थी 0.74 या 74%। अब हम पढ़ते हैं आगे। अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता तो हमारा टॉपिक है अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। दोस्तों, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था संकुलन क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता निकालनी है तो संकुलन क्षमता निकालने के लिए उस एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कणों के आयतन में कुल आयतन का भाग देते हैं। जैसे कोई एकक कोष्टिका है तो उसमें उपस्थित जितने भी अवयवी कण हैं उनके कुल आयतन में अवयवी कणों के आयतन में उस एकक कोष्टिका के कुल आयतन का भाग देते हैं, संकुलन क्षमता आ जाएगी। अगर आपको परसेंट में निकालनी है तो गुना 100 कर दो, परसेंट में आ जाएगी। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में फलक केंद्रित घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता ज्ञात की थी और वो आई थी 74% या 0.74% में 74। अब हम ज्ञात करते हैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका की संकुलन क्षमता। लगाओ, देखो सामने ब्लैक बोर्ड पर मैं अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका बनाता हूं। ये घनी एकक कोष्टिका हो गई। घनी एकक कोष्टिका का मतलब आप समझ ही चुके हैं, ए बी सी बराबर और अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री। घनी एकक कोष्टिका है ये और अंतः केंद्रित है तो अवयवी कण सभी 8 कोनों पर होंगे, 4 ऊपर 4 नीचे, और एक अवयवी कण एकक कोष्टिका के बीचों बीच उपस्थित होगा। जैसे इस कमरे को मान लेते हैं, घनी एकक कोष्टिका, अंतः केंद्रित अवयवी कण सभी 8 कोनों पर और एक एकक कोष्टिका के बीच में रखा होगा। क्लियर मेरी बात? अब बात करते हैं, इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है और ये एक अंतः केंद्रित घनी एकक कोष्टिका है। ठीक है, ये लो भाई, अंतः केंद्रित घनीय बना दी मैंने। अवयवी कण सभी कोनों पर और एक बीचों बीच रखा है। क्लियर? तो इसमें ये बताओ कुल अवयवी कण कितने हैं? भाई इसकी संकुलन क्षमता निकालनी है, कुल अवयवी कण कितने हैं? तो हमने पहले पढ़ा है, इसमें कुल अवयवी कण है, कुल अवयवी कण ध्यान करो 2 हैं। एक अवयवी कण तो कोनों पर है, 1/8 1/8 1/8 लास्ट क्लास में बताया था, और एक बीचों बीच। टोटल कण कितने हैं? 2। और प्रत्येक कण को, यदि प्रत्येक कण को r त्रिज्या का गोला माने, प्रत्येक कण को मैंने r त्रिज्या का गोला मान लिया। ठीक है, तो ये बताओ, तो अवयवी कणों का आयतन कितना हो जाएगा? अवयवी कणों का आयतन हो जाएगा स्टूडेंट, हला लो, 2 × 4/3 πr3। क्योंकि भाई एक अवयवी कण जो है उसका आयतन 4/3 πr3 हो गया ना, क्योंकि वो गोला माना ना अपन ने। तो 2 अवयवी कण है तो अवयवी कणों का आयतन तो आ गया अपने पास, और इसका कुल आयतन भुजा ए है। तो एकक कोष्टिका का कुल आयतन आपको पता ही है। इस एकक कोष्टिका का कुल आयतन कितना है? भुजा की घने नहीं, भुजा की लंबाई ए,
संकुलन क्षमता निकालनी है तो हम निकाल सकते हैं अवयवी कणों का आयतन बटे कुल आयतन गुना 100 या परसेंट में निकालनी है। तो पर चक्कर ये है कि अगर इनको बटे में करते हैं तो आर और ये नहीं कटेंगे, तो यहां भी हमें भाई संकुलन क्षमता यही तो होगी अवयवी कणों का आयतन बटे कुल आयतन। पर ए और आर में अगर आपको रिलेशन मिल जाए तो काट पीट जाएगी ना आसानी से, तो हमें ए और आर में यहां पर रिलेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो रिलेशन देखते हैं, संबंध भाई जैसे a बराबर 2r है तो आराम से r कट जाएंगे, एक ही जगह में 2r रख दूंगा तो r से r कट के ये सोल्व हो जाएगा संकुलन क्षमता निकालने के लिए। तो रिलेशन निकालते हैं a और r में। अब बात को सुनो, रिलेशन कैसे आएगा। जो अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका होती है, इसमें जो ये बीच का कण है, ये चारों कोनों के कण ऊपर वाले और चारों कोनों के कण नीचे वालों को स्पर्श करता है। मैं मेरी लाइन दोबारा बोलता हूं, अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका में जो एकक कोष्टिका के मध्य में उपस्थित अवयवी कण है, ये चारों ऊपर के कोनों के कण व चारों नीचे के कोनों के कणों को स्पर्श करता है। ऐसे समझो, 4 बॉल ऊपर 4 बॉल नीचे, बीच में एक बॉल फंसा दी जाए तो वो 4 ऊपर की और 4 नीचे की बॉलों को स्पर्श करेगी ना। यहां भी यही है, ये बॉल बीच में फंसी है, 4 ऊपर की और 4 नीचे की, क्योंकि ये अवयवी कण मैंने गोले माने हैं। तो एक बात बताओ, फिर मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो ये अवयवी कण है, ये यहां उपस्थित अवयवी कण को स्पर्श करेगा और ये यहां उपस्थित इस अवयवी कण को भी स्पर्श करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अरे ये इसको भी और इसको भी स्पर्श करेगा। ये दोनों विपरीत कोने हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे एक कोना वो उस वाला, समझ रहे हो, वो कोना, और एक कोना ये, और बीच में कोई कण रखा हुआ है, तो ये बीच का कण तो उस कोने के कण को भी स्पर्श कर रहा है और इस नीचे के इस कोने के कण को भी तो स्पर्श कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह बीच में कण है, वो इसको भी और इसको भी, दोनों को स्पर्श कर रहा है। चलो तो एक त्रिभुज बनाते हैं। इसमें यहां से लेकर के यहां तक एक मैंने ये लाइन खींची, इसको मान लेता हूं मैं AC, ये A और ये C। तो डायग्राम से AC कितनी है? AC है 4R। समीकरण नंबर 1। क्यों? क्योंकि ये गोला इन दोनों गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो इस गोले के केंद्र से इस गोले के केंद्र तक की दूरी 4R हो गई ना। सही है। अच्छा, त्रिभुज बनाने के लिए ये लो भाई, एक यहां भी लाइन खींच दी मैंने, ढंग से देख लेना, हर चीज को क्लियर खींच दी, इसको B रख दिया। ये फलक विकर्ण है जिसकी हमने फलक केंद्रीय घनीयक कोष्टिका में लंबाई ज्ञात की थी। ये घन की भुजाएं A और ये A है, तो ये √2a आई थी, ध्यान करो पिछली क्लास में ये √2a थी AB। ये फलक विकर्ण है, फलक पर, फलक दीवार पर खींचा गया विकर्ण। ये √2a है, ये घन की भुजा है, ये A है, तो यहां पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। डायग्राम से ढंग से क्लियर कर लेना। तो हम ऐसा करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, ठीक है, AC², AC लंब है, कर्ण है, सॉरी AC कर्ण है, तो AC² बराबर हो जाएगा AB² प्लस BC²। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। AC का मान, AC² बराबर AB का मान कितना है? √2a का स्क्वायर प्लस BC का मान कितना है? A²। तो ये हो गया √2a का स्क्वायर, तो 2a² हो गया ना, और ये तो 3a² हो गया। AC² का मान, तो AC का मान कितना आ गया? √3a। समीकरण नंबर 2। तो AC के आपके पास, ध्यान करो, जब आपने फलक केंद्रीय घनीयक कोष्टिका पढ़ी थी तो वहां पर AC का मान √2a था। वहां संबंध आया था √2a बराबर 4R, यहां संबंध आएगा √3a बराबर 4R, क्योंकि दोनों AC हैं।
तो हमारे पास ये निष्कर्ष आ गया है। मैं इधर लिख रहा हूं, अब आगे समझ गए, इससे आगे यहां लिख रहा हूं कि √3a बराबर कितनी है 4r। यही तो संबंध हमको चाहिए था। अब हम संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं। देख लो इसमें मैंने क्या किया है। अब मैं ऊपर से मिटा रहा हूं और आगे फॉर्मूला लगा रहा हूं संकुलन क्षमता का। आप वीडियो को पॉज कर ले करो और हर चीज को ढंग से देख लिया करो। और आपको मैंने नोट्स अवेलेबल करा दिए हैं, उनमें रीडिंग भी कर लिया करो। टॉपिक जो चल रहा है उसको साथ साथ पढ़ो आप। हाँ तो भाई अब लगाएंगे अपन संकुलन क्षमता निकालनी है। संकुलन क्षमता का फॉर्मूला, संकुलन क्षमता बराबर, फॉर्मूला था अवयवी कणों का आयतन, अभी थोड़ी देर पहले लिख रहा था, 2 × 4/3 πr³ बटे कुल आयतन AQ। परसेंट में निकालना है तो 100 का गुना लास्ट में कर देंगे। 2 × 4/3 πr³, A का मान रख सकते हो आप। √3a बराबर 4r है तो A का मान कितना आ जाएगा 4r बटे √3 घात 3। सॉल्व जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 0.68 और परसेंट में निकालोगे तो 68% गुना 100 का हो जाएगा। तो इस तरह हम अंतः केंद्रित घनीभूत कोशिका की संकुलन क्षमता निकाल सकते हैं। फलक केंद्रित घनीभूत कोशिका की संकुलन क्षमता आई थी 74%, मतलब उसमें 26% स्थान खाली जगह ने घेर रखा था। अंतः केंद्रित घनीभूत कोशिका की संकुलन क्षमता आई है 68%, मतलब 32% स्थान खाली जगह ने घेर रखा है। मतलब खाली जगह, रिक्तियां किसमें ज्यादा हैं? रिक्तियां अंतः केंद्रित घनीभूत कोशिका में अधिक हैं, फलक केंद्रित घनीभूत कोशिका में रिक्तियां कम हैं। मतलब किसमें अवयवी कण अधिक पास पास उपस्थित हैं? अधिक पास पास फलक केंद्रित घनीभूत कोशिका में है, क्योंकि उसमें केवल 26% स्थान खाली है। अवयवी कणों द्वारा घेरा गया आयतन उसमें है 74%, जो संकुलन क्षमता कहलाती है। ऐसी प्रकार हम आद्य घनीभूत कोशिका की भी संकुलन क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। आद्य सरल घनीभूत कोशिका की, आद्य सरल घनीभूत कोशिका में मुझे बताओ स्टूडेंट, कुल अवयवी कण कितने होते हैं? 1। तो वहां पर अवयवी कणों का आयतन ये आएगा कि नहीं आएगा? बटे कुल आयतन AQ। तो उसमें ये आएगा अवयवी कणों का आयतन बटे कुल आयतन। क्लियर मेरी बात? क्योंकि वहां अवयवी कण 1 है तो अवयवी कणों का आयतन बटे कुल आयतन बुझा क्यों? यहां भी हमें A और R में रिलेशन चाहिए, पर यहां मेहनत नहीं है। क्यों मेहनत नहीं है? क्योंकि देखो, जो आद्य घनीभूत कोशिका होती है, आद्य घनीभूत कोशिका में जो ऊपर के चारों कोनों के कण हैं, वो नीचे के चारों, अपने ठीक नीचे उपस्थित चारों कोनों के कणों को स्पर्श करते हैं। मतलब जैसे ये कण अपने ठीक नीचे उपस्थित कण को स्पर्श करेगा, ये कण अपने ठीक नीचे उपस्थित कण को स्पर्श करेगा। आद्य घनीभूत कोशिका में ही केवल ऐसा होता है कि ऊपर के चारों कोनों के कण अपने ठीक नीचे उपस्थित चारों कोनों के कण को स्पर्श करता है। ऐसा फलक केंद्रित घनीभूत कोशिका या अंतः केंद्रित घनीभूत कोशिका में नहीं होता है, क्योंकि देखो फलक केंद्रित में तो फलक के बीच में कण आ जाता है, जिससे ये चारों कण दूर दूर हो जाते हैं, आपस में टच नहीं करते। अंतः केंद्रित में एक कण बीच में आ जाता है, वो चारों ऊपर के चारों नीचे के कणों को दूर कर देता है, जिससे ये स्पर्श नहीं करते। पर आद्य घनीभूत कोशिका में ऊपर के चारों कोनों के कण नीचे के चारों कोनों के कणों को स्पर्श करेगा। तो यहाँ पर आप डायग्राम से देख सकते हो कि A का मान जो आएगा वो 2r आएगा। यहाँ पर कोई हमें पाइथागोरस की हेल्प की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 × 4/3 πr³। डायग्राम बना करके समझा सकते हैं। डायग्राम से A बराबर कितना है 2r। A और R में रिलेशन आ गया, A की जगह रख दोगे 2r घात 3। सॉल्व करने पर आएगा 0.524। परसेंट में लिखें तो 52.4%। मतलब इनमें तो, इसमें तो खाली जगह की बहुत खाली जगह है, लगभग 47-48% इसमें रिक्तियां हैं भाई। केवल लगभग 52% आयतन ही तो अवयवी कणों ने घेर रखा है।
48% आयतन तो रिक्तियों ने घेर रखा है। तो यहाँ अपना टॉपिक क्लियर हुआ। तो तीनों ध्यान रखें, फलक केंद्रित घनीगत कोष्टिका जो होती है उसकी बेटाओ संकुलन क्षमता जो होती है वो 0.74 या 74%। अंतः केंद्रित घनीगत कोष्टिका जो होती है उसकी संकुलन क्षमता जो होती है वो है 0.68 या 68%। और आद्य घनीगत कोष्टिका की संकुलन क्षमता होती है 0.524 या 52.4%। इस साल राजस्थान बोर्ड का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था 1 नंबर में, अंतः केंद्रित घनीगत कोष्टिका की संकुलन क्षमता कितनी होती है। तो अंतः केंद्रित घनीगत कोष्टिका की संकुलन क्षमता 68%। बहुत इजी क्वेश्चन, डायरेक्ट याद रखो ना, कौन कैलकुलेशन कर रहा है। क्लियर। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व। नेक्स्ट टॉपिक है अपना घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व। बेटाओ ये एक बढ़िया टॉपिक है क्योंकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल यहाँ बनते हैं। तो इस टॉपिक पर न्यूमेरिकल बनते हैं, इसलिए इसको एक ढंग से क्लियर करें जिससे न्यूमेरिकल हम आसानी से कर सकें। बुक में इस टॉपिक पर कई सारे न्यूमेरिकल आपको दिए गए हैं। क्लियर। तो बुक में क्वेश्चन प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन मैं भी कराऊंगा, देखते हैं सामने। बात आई घनीय एकक कोष्टिका का घनत्व। घनत्व कैसे ज्ञात करेंगे, एक बार बताओ। कोई भी एकक कोष्टिका हो, घनीय हो चाहे कैसी भी हो, उसका घनत्व ऐसे निकाल सकते हैं। अगर उस एकक कोष्टिका को आपका द्रव्यमान पता हो और अगर उस एकक कोष्टिका का आपको आयतन पता हो तो आप उस एकक कोष्टिका का, कैसी भी एकक कोष्टिका हो, घनीय हो, विषम लंबाक्ष हो, कैसी भी हो, अगर उस एकक कोष्टिका का आपको द्रव्यमान और एकक कोष्टिका का आपको आयतन पता है तो द्रव्यमान में आयतन का भाग देकर के आप बहुत ही आसानी से उस एकक कोष्टिका का घनत्व ज्ञात कर सकते हैं। पर बेटा वो इतना सरल पेपर में नहीं आएगा कि आपको एकक कोष्टिका का घनत्व दे दे, एकक कोष्टिका का आयतन दे दे और कहे, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान दे दे, एकक कोष्टिका का आयतन दे दे और कहे कि घनत्व ज्ञात करो। नहीं भाई। अब मानते हैं इसको नेट जटिल बनाते हैं। एक बात मानो, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान जो है, माना एकक कोष्टिका में हम मान लेते हैं, माना एकक कोष्टिका जो है उसमें, माना एकक कोष्टिका में जेड कण है, अवयवी कण जेड परमाणु है, अवयवी कणों को परमाणु मान रहा हूं ना, कौन से अवयवी कण है, परमाणु। एकक कोष्टिका में जेड परमाणु है, सही है। वह प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है। माना एकक कोष्टिका में जेड परमाणु है और प्रत्येक का द्रव्यमान स्मॉल m है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, घनत्व का सिंबल D, डेंसिटी, द्रव्यमान लिख सकता हूं मैं Z इंटू स्मॉल m, कारण ये एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान, अगर एकक कोष्टिका में Z परमाणु और प्रत्येक का द्रव्यमान m है तो एकक कोष्टिका का द्रव्यमान Z इंटू m नहीं होगा क्या भाई। एकक कोष्टिका में मान ले 5 परमाणु है और प्रत्येक का वजन 10 है, तो एकक कोष्टिका का वजन 50 नहीं होगा क्या। एकक कोष्टिका में 5 परमाणु, प्रत्येक का वजन 10, तो एकक कोष्टिका का वजन 50 आएगा ना। 50 मतलब Z इंटू m ही तो होगा। तो एकक कोष्टिका का घनत्व और द्रव्यमान की जगह लिख दिया मैंने Z इंटू m। Z क्या है, एकक कोष्टिका में उपस्थित अवयवी कण परमाणुओं की संख्या, और m क्या है, एकक कोष्टिका का द्रव्यमान है। क्लियर। और एकक कोष्टिका का आयतन एक ही हो जाएगा क्या, क्यों, एकक कोष्टिका कैसी है, घनीय है, और किनारे की लंबाई कितनी है, घन की, इसको भी मान लेते हैं। वह किनारे की लंबाई या भुजा की लंबाई स्मॉल a है। अब तो ठीक है ना,
एकक कोष्टिका घनीय है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा, AQ। अभी बहुत बार पढ़ा था एकक कोष्टिका का आयतन, सही है। तो फॉर्मूला बन गया घनत्व का Z×m/AQ। एक बात बताओ मुझे, बात को ढंग से समझना अब आगे। एक मोल कोई पदार्थ है, एक मोल पदार्थ में कितने परमाणु होते हैं, ये मैंने आपको 11th में बताया होगा। एक मोल पदार्थ में Na परमाणु होते हैं, Na मतलब आवोगाद्रो संख्या, जिसका मान कितना होता है 6.02 × 10⁻23। तो एक मोल पदार्थ में Na परमाणु अर्थात 6.02 × 10⁻23 परमाणु होते हैं, सही है। और एक मोल पदार्थ का वजन कितना होता है, कभी बताया होगा परमाणु भार के बराबर, जिसका सिंबल मैं कैपिटल M मान लेता हूं ग्राम में। एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान पढ़ा होगा परमाणु भार के बराबर होता है। और एक मोल पदार्थ में परमाणु कितने होते हैं Na। तो अब मैं ऐसे कहूं तो Na परमाणुओं का वजन कितना होता है परमाणु भार के बराबर। गलत है क्या? Na परमाणुओं का वजन कितना होता है परमाणु भार के बराबर होता है। क्लियर भाई? एक मोल में Na परमाणु और एक मोल का वजन परमाणु भार के बराबर, तो Na परमाणुओं का भार परमाणु भार के बराबर होगा ही नहीं होगा? होगा, मानते हो? तो मैं लिखूं ऐसे ही, चूंकि Na परमाणुओं का भार या द्रव्यमान कितना होता है, लड़के ने कहा Na परमाणु का द्रव्यमान परमाणु भार के बराबर। M परमाणु भार है, कैपिटल M है। क्लियर? तो बताओ एक परमाणु का भार कितना आएगा, एक परमाणु का द्रव्यमान कितना आएगा? लड़के ने कहा M/Na। अरे ये मैंने कहा ये स्मॉल m है, गलत तो नहीं है? ध्यान करो, ये स्मॉल m जो है ये एक प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान है, मतलब एक परमाणु का द्रव्यमान है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान स्मॉल m बराबर कितना आ गया, M/Na। इसको उठा करके इसमें रख सकता हूं ना। m परमाणु भार है जिससे एक कोष्टिका बनी हुई है। तो घनत्व का फॉर्मूला हो गया D बराबर Z×M/AQ × Na। मैंने ढंग से देख लो, स्मॉल m की जगह M/Na रख दिया है। तो ये हमारे सामने फॉर्मूला तैयार हो गया है जो न्यूमेरिकल में काम आएगा। क्लियर? तो हमने न्यूमेरिकल के लिए एक फॉर्मूला तैयार कर दिया है घनत्व का, D बराबर Z×M/AQ × Na। इसमें सब सिंबल क्लियर है। D क्या है? घनत्व, डेंसिटी। किसकी डेंसिटी? एकक कोष्टिका की। एकक कोष्टिका का घनत्व। अरे मेरी एक बात बताओ, एकक कोष्टिका है, ये मान लो एक क्रिस्टल जालक है और ये इसकी सब एकक कोष्टिका है। इसमें आपको 9 एकक कोष्टिका दिख रही होंगी। एक बात बताओ, जब एकक कोष्टिका का घनत्व 10 है तो क्रिस्टल जालक का घनत्व भी तो 10 आएगा। मान लो इस एकक कोष्टिका घनत्व 10, तो 7 का 10 है, तो इसका भी तो घनत्व 10 ही होगा। मतलब एकक कोष्टिका क्या होती है? एकक कोष्टिका क्रिस्टल जालक का छोटा भाग होती है। जब एकक कोष्टिका का घनत्व 10 है तो उस क्रिस्टल जालक का घनत्व जिसमें वो एकक कोष्टिका उपस्थित है उस क्रिस्टल जालक का घनत्व भी 10 है। तो ये D जो है ये एकक कोष्टिका का घनत्व है। अरे ये क्रिस्टल जालक का घनत्व भी है। क्लियर कर लो। कहीं उसने कहा क्रिस्टल जालक का घनत्व 100, तो लड़का कहता है कि यार क्रिस्टल जालक का घनत्व दिया है एकक कोष्टिका का नहीं। अरे एक ही बात है। Z क्या है? एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। जैसे मान लो एकक कोष्टिका है आद्य घनीय एकक कोष्टिका, तो उसमें उपस्थित परमाणु कितने होंगे? एक, पहले बताया था अवयवी कण एक। अगर एकक कोष्टिका है अंतः केंद्रित घनीय एकक कोष्टिका, तो उसमें उपस्थित अवयवी कण कितने होंगे?
दो होंगे, एक कोने पर और एक बीचों बीच। अगर एकक कोष्टिका है फलक केंद्रित घनीय है तो उसमें उपस्थित अवयवी कण कितने होंगे? उसमें होंगे अवयवी कण 4, एक कोने पर 3 फलकों पर। तो z का मान हम डिसाइड करेंगे क्या रखना है एकक कोष्टिका को देख करके। m है एकक कोष्टिका जिन परमाणुओं से बनी है उन परमाणुओं का परमाणु भार, मॉलिक्यूलर वेट। ए क्या है? ए है घन के किनारे, एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई, भुजा की लंबाई, और n है अवगाद्रो संख्या जिसका मान है 6.02 इंटू 10 की पावर 23। बात को सुनना, अब इसमें न्यूमेरिकल जो आएगा उसमें घनत्व का मात्रक क्या होता है बाद में बात करेंगे। घनत्व का मात्रक आना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये केमिस्ट्री चल रही है, फिजिक्स नहीं। इसमें सीजीएस को प्रायोरिटी देते हैं, एमकेएस को नहीं। भार का मात्रक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम नहीं ग्राम, और लंबाई का मात्रक मीटर नहीं सेंटीमीटर। तो घनत्व का मात्रक होता है, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो इसका मात्रक आना चाहिए ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। और आएगा भी, क्योंकि जो जेड है, जेड परमाणु भार, परमाणुओं की संख्या, इसका तो कोई मात्रक है ही नहीं, संख्या कोई मात्रक नहीं। एम है परमाणु भार जिसका मात्रक होता है, भार है तो इसका मात्रक है ग्राम प्रति मोल, क्योंकि ये 1 मोल का भार है। परमाणु भार 1 मोल परमाणुओं का ही तो भार होता है, तो इसका मात्रक है ग्राम पर मोल। सोच लो, इसका कोई मात्रक नहीं, एम का मात्रक हो गया ग्राम पर मोल। नीचे ए का मात्रक सेंटीमीटर, तो 3 होने की वजह से मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, और एन का मात्रक होता है, लड़का कहता है एन अवगाद्रो संख्या है, इसका कोई मात्रक नहीं। मैंने कहा एन का मात्रक है पर मोल, प्रति मोल। एन का मान क्या होता है? एन का मान होता है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु प्रति मोल, क्योंकि एन जो कण होते हैं परमाणु वो 1 मोल में होते हैं, तो इसका मात्रक होगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 परमाणु प्रति मोल। मतलब इसका मात्रक हो गया एक तरह से मोल इनवर्स। तो ये कट जाएंगे ना आपस में, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब ही तो आएगा। सही है ना मेरी बात? तो इसका मात्रक आएगा ग्राम। दोबारा सुन लो, इसका कोई मात्रक नहीं, इसका मात्रक ग्राम प्रति मोल, इसका मात्रक सेंटीमीटर क्यूब, एक क्यूब का मतलब सेंटीमीटर क्यूब। इसका मात्रक हो जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर 23 प्रति मोल, तो मोल इनवर्स हो जाएगा, तो कट जाएंगे ना मोल से मोल, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो एक बात ध्यान रखने वाली बात आई, और तो कोई बात खास नहीं, फॉर्मूला याद कर लो, ये काम आएगा D बराबर जेड इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। इसमें कौन सी चीज क्या है? D एकक कोष्टिका का घनत्व या क्रिस्टल जालक का घनत्व, Z एकक कोष्टिका में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, M उन परमाणुओं का परमाणु भार, A किनारे की लंबाई, Na अवोगाद्रो संख्या। मात्रक है ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। एक चीज याद रखें, ए सेंटीमीटर में ही रखनी है। गलेनवर क्या करता है, कई बार किनारे की लंबाई को वो मीटर में देता है, पिकोमीटर में देता है, एंगस्ट्रॉम में देता है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके रखना। लड़का कहता है वो तो हमें आता ही नहीं। नोट करने वाले चाहे तो नोट कर लेना, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। पोज कर लेना और पोज करके नोट कर लेना। अब आगे देखो, इसके बाद ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। हाँ भाई, मैं बात कर रहा था लंबाई को कभी देता है मीटर में, कभी पिकोमीटर में, कभी एंगस्ट्रॉम में, तो आपको लंबाई, किनारे की लंबाई को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है। उसने कहा 1 मीटर तुम जानते होंगे कितना होता है, 100 सेंटीमीटर, 10 की पावर 2 सेंटीमीटर है। जैसे मैंने कहा 50 मीटर, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, 50 गुना 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। अरे ये 1 मीटर ही तो है, इसके स्थान पर 10 की पावर 2 लिख दो ना। 1 मीटर 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। 1 पिकोमीटर 10 की पावर -12 मीटर बराबर 10 की पावर -10 सेंटीमीटर है। अरे मीटर की जगह 10 की पावर 2 लिखेगा, 10 की पावर -10 नहीं रह जाएगा क्या? कन्वर्ट करना सीख लो। 1 एंगस्ट्रॉम कितना? 1 एंगस्ट्रॉम 10 की घात -10 मीटर बराबर 10 की घात -8 सेंटीमीटर। जरूरत पड़ेगी इनको।
कभी किनारे की लंबाई पिकोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में, मीटर में दे सकता है, तो उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और फिर इस पर आप न्यूमेरिकल कर सकते हो। लड़का कहता है न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे? मैंने की एक तो न्यूमेरिकल ऐसे बन सकते हैं जिसमें घनत्व ज्ञात करवाए। क्लियर? अगर घनत्व ज्ञात करवाए ऐसा कोई न्यूमेरिकल बना तो वो तो बहुत सरल, जेड, एम, ए और एन ए के मान रखने, घनत्व कर, सीधी सी बात है। जो भी चीज ज्ञात करवानी होगी उसको अज्ञात रख के बाकी सब दे देगा। आपको फॉर्मूले में मान रखने हैं और सॉल्व करना है। घनत्व पढ़ करके स्टार्ट हो जाए ना, न्यूमेरिकल ये लगेगा चैप्टर नंबर 1 में। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप करने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है? घर पर फ्री हो, आराम से कोशिश कर सकते हो, किस तरह से करोगे। ओके? हाँ तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है और इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूं, फिर अपना दिमाग आप लगाना, वीडियो को पॉज कर लेना और पॉज लगा करके खुद सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन को समझ लो, क्या कह रहा है क्वेश्चन। सिल्वर घनीय निबिड़ संकुल संरचना बनाता है। मान लो ये एक सिल्वर का टुकड़ा है, एक कोष्ठिकाओं से बना हुआ है और ये घनीय निबिड़ संकुल संरचना बनाता है। मतलब इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना। इसमें सीसीपी निबिड़ संकुल संरचना है सिल्वर के टुकड़े में। सीसीपी जान गए होंगे, एफसीसी या सीसीपी एक ही बात है। एक अपन ने त्रिविम निबिड़ संकुल संरचना एचसीपी पढ़ी थी और एक एफसीसी या सीसीपी। तो इस सिल्वर है, परमाणु इसमें, और ये किस तरह की निबिड़ संकुल संरचना बना रहे हैं? सीसीपी या एफसीसी। अच्छा, तो पहली लाइन से क्या निष्कर्ष निकला? पहली लाइन पढ़ते मेरे तो ये समझ में आया कि साहब आपने बताया था कि जो फलक केंद्रित घनीय निबिड़ संकुल संरचना होती है उसमें एकक कोष्ठिका फलक केंद्रित घनीय होती है। जो घनीय निबिड़ संकुल संरचना होती है सीसीपी या एफसीसी, उसमें फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिकाएं होती हैं। तो ये जब फलक केंद्रित घनी एकक कोष्ठिका है तो एकक कोष्ठिका में अवयवी कणों की संख्या पता चल गई मुझे। अवयवी कणों की संख्या, इसका सिंबल क्या था? जेड बराबर कितनी आएगी? 4। कैसे पता लगा? क्योंकि एकक कोष्ठिका कौन सी है? फलक केंद्रित घनीय है। पहली लाइन में हिंट दिया है, डायरेक्ट जेड नहीं दिया। आपको पता होना चाहिए जो फलक केंद्रित या घनीय निबिड़ संकुल संरचना होती है उसमें एकक कोष्ठिकाएं फलक केंद्रित घनीय कोष्ठिकाएं होती हैं और जिनमें अवयवी कणों की संख्या तो 4 होती है। एक्स किरण अध्ययन से इसकी एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई, दूसरी चीज दे दी हमें, एकक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई। किनारे की लंबाई मतलब हमें ए दे दिया, कितना दिया है? ए 408.6 पिकोमीटर। क्लियर? मीटर में सेंटीमीटर में कितना आएगा? 408.6 पिकोमीटर। तो 10 की पावर -12 मीटर, अरे 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। सही है ना? 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। क्लियर? गलत तो नहीं कर दिया ना मैंने? देख लेना। अच्छा, आगे क्या है? एकक कोष्ठिका का सिल्वर का घनत्व ज्ञात करो। घनत्व ज्ञात करवा रहा है। सिल्वर क्रिस्टल जालक है ना, इसका घनत्व ज्ञात करवा रहा है डी। क्रिस्टल जालक ही तो है वो, तो हमें डी ज्ञात करवा रहा है। लड़का कहता है एक चीज नहीं है तो वो और दे देता हूं मैं तुम्हें क्वेश्चन में। सिल्वर का परमाणु भार दे देता हूं, ये लोग, ये और मैं क्वेश्चन में हेल्प बढ़ा रहा हूं कि Ag का परमाणु भार और दे देता हूं। इसका मान है 107.9 ग्राम प्रति मोल, इसका मात्रक है। कई बार ये U भी लिखा होता है, U का मतलब भी ग्राम प्रति मोल ही होता है।
तो हमारे को क्या क्या दे रखा है देख लेते हैं। अब एक बार बताओ, फॉर्मूले में मान रख करके सोल्व भी तो करना है, कर लो। एक कोष्ठक का घनत्व फॉर्मूला लगाई दिया, D बराबर Z इंटू एम बटे ए क्यू इंटू एन ए, ये B निकालना है। खुद करना चाहो वीडियो को पॉज कर लेना। Z का मान रखो कितना है, Z का मान 4 कैपिटल M है, M का मान ये दे रखा परमाणु भार 107.9, एक किनारे की लंबाई कहाँ है, ये रही 408.6 गुना 10 की पावर -3, सही है। और Na एवोगाद्रो संख्या, इसका मान रख दोगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ये सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये आपका बुक का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन इसलिए इसकी बहुत जटिल है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह की कैलकुलेशन नहीं आती है, नहीं तो लड़का 1 घंटा लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। अगर खुद करता है तो बहुत टाइम लगे, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। पेपर वाला पेपर जब बनाता है तो इस चीज का ध्यान रखता है कि पेपर इस तरह का बनाया जाए ताकि कैलकुलेशन में टाइम कम से कम लगे। क्लियर स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन, क्वेश्चन मेरा टारगेट था आपको क्वेश्चन की थीम समझाना, क्वेश्चन को समझाना। अगर संभव हो सके और आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कितना आया, सॉल्व करना। कम से कम कैलकुलेशन करने का तो पता लगे आप पर आती है या नहीं आती, कैसे कैलकुलेशन करोगे, और इसका आंसर मुझे देना क्या आए कमेंट बॉक्स में। एक क्वेश्चन मैं और बोलता हूँ, एक क्वेश्चन और, ये आपके बुक का क्वेश्चन है, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है चांदी का क्रिस्टलीकरण, आप भी नोट कर सकते हैं साथ ही साथ, और मुझे सॉल्व करके नहीं, आंसर कमेंट बॉक्स में डालें। चांदी का क्रिस्टलीकरण FCC जालक में होता है, मतलब समझ गए होंगे, वही चांदी वही सिल्वर, FCC जालक वही FCC CCP जालक बना रही है। तो पहली लाइन से समझ गए आपको Z का मान कितना दिया है 4, क्योंकि चांदी में एकक कोष्टिकाएं, जब FCC क्रिस्टल जालक है तो एकक कोष्टिकाएं होंगी, फलक केंद्रित घनी है। आगे कह रहा है यदि इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई, यदि इसकी कोष्टिका के कोर की लंबाई कितनी दी है देखते हैं, 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर तथा घनत्व, एकक कोष्ठक घनत्व भी दे दिया भाई, 10.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, तो चांदी का परमाणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। समझ गए होंगे, इस कैपिटल M परमाणु भार पूछा है। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करो और आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर इसका डाल पाते हैं और कौन से नहीं करते हैं। चलो कर लिया होगा, मैं बढ़ता हूं। आपने पॉज करके किया होगा, मैं बढ़ता हूं अब इसको। चांदी का क्रिस्टल FCC जालक में होता है, तो सीधी सी बात मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, है शॉर्ट में कर लूं। जब चांदी का क्रिस्टल FCC जालक में होता है तो हमें क्या पता लग गया, Z
क्योंकि उसमें एकक कोष्टिका होंगी फलक केंद्रित घनी है जिनमें अवयवी कणों की संख्या परमाणु की संख्या 4 होगी। तो जेड दे रखा है, पर आप पेपर में इस तरह से नहीं करें, आप पूरा लिखें। चूंकि चांदी का क्रिस्टलीकरण एफसी जालक में होता है, कंप्लीट जितना बढ़िया लिख सके, अतः उसमें फलक केंद्रित घनी का कोष्टिका है, इसलिए जेड का मान बराबर 4। भाई बात को उसको समझाओ ना, जितना समझा सकते हो पूरा लिखें। एकक कोष्टिका के कोर का मतलब होता है किनारा। किनारे की लंबाई ए दे रखी है 4.07 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये भला हो क्वेश्चन देने वाले का सेंटीमीटर में दी है, नहीं तो आप कन्वर्ट भी नहीं करते। एकक कोष्टिका का घनत्व वही क्रिस्टल जालक का घनत्व कितना दे रखा है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एकक कोष्टिका का द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान पूछा है उसका, एकक कोष्टिका नहीं चांदी का। फॉर्मूला लगाओ घनत्व का, D बराबर Z इंटू कैपिटल M बटे AQ इंटू NA। इस बार थोड़ा चेंज है, M पूछा है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। M बराबर क्या हो जाएगा, वज्र गुना कर लो, D गुना AQ, AQ ऊपर गया, NA भी ऊपर गया, और बटे में कौन आ जाएगा Z। सारे मान धरो, सॉल्व करो, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालो। क्लियर? तो ऐसे डालेना, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर, क्वेश्चन सेकंड का आंसर। ठीक है, देखते हैं कितनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखता हूं बुक में कोई मिल जाए इसी तरह का। एक क्वेश्चन और आज आपको, चलो क्वेश्चन देते हैं और देखते हैं आप कितना करते हो। क्वेश्चन के बाद वीडियो पॉज कर लेना, नोट्स में से कोई नहीं करेगा। कई स्टूडेंट्स नोट्स की हेल्प लेते हैं, गलत है, नहीं लेना है, खुद करना है जो भी आंसर आए। पासबुक की हेल्प लेते हैं, नहीं, खुद कीजिए जिससे आप सीख सको। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर 3। एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान आपको पीडीएफ उपलब्ध कराई है ना, तो पहले आप वीडियो देखा करो, एक टॉपिक पूरा देखो वीडियो में, जब तक मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट नहीं करूं पूरा टॉपिक देखो। फिर आपके पास जो पीडीएफ उपलब्ध है उसमें उस टॉपिक को आप पढ़ो साथ की साथ, फिर आगे वीडियो देखो, नेक्स्ट पूरा टॉपिक देखो, उसको ढंग से समझो, उसके बाद फिर आप कॉपी पढ़ो, आपको 100% समझ में आ जाएगी। तो मैंने क्या कहा, पहले आप वीडियो देखिए, पूरा टॉपिक देखिए जो पढ़ाया गया है, फिर उस टॉपिक को आप रीडिंग करेंगे, उस टॉपिक की जो आपको नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं उनमें अध्ययन करोगे। क्वेश्चन नंबर 3, एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान 2.7 गुना 10 की पावर -2 किलोग्राम प्रति मोल है। ये तो वही मोलर द्रव्यमान कह लो, एक मोलर द्रव्यमान मतलब एक मोल का द्रव्यमान, और वो परमाणु द्रव्यमान तो होता है परमाणु भार, एक मोल का द्रव्यमान तो होता है, ये परमाणु भार दिया है, कंफ्यूज मत हो जाना, मात्रक भी देख लो, ग्राम प्रति मोल है, किलोग्राम प्रति मोल। आगे एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई 405 पिकोमीटर है। घनत्व 2.7 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मोल है। किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है।
तो बताइए कि घनी एकक कोष्टिका किस प्रकार की है। क्वेश्चन को पढ़ो, खुद करने की कोशिश करो, फिर मैं आगे इसको बताता हूं कि किस तरह से होगा। चलो वीडियो पॉज कर लो। हाँ स्टूडेंट बताइए क्या रहा। चलो मैं बताता हूं। एक तत्व जिसका मोलर द्रव्यमान, आप कंप्लीट लिखें, तत्व का मोलर द्रव्यमान, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। तत्व का मोलर द्रव्यमान कैपिटल एम दिया हुआ है। अरे परमाणविक द्रव्यमान ही तो है, 2.7 इंटू 10 की पावर -2 किलोग्राम प्रति मोल। मैं अभी कन्वर्ट नहीं कर रहा, इन्हें कर लेने का करते हैं, ग्राम प्रति मोल में कर सकते हैं कन्वर्ट, ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 1000 का गुना हो जाएगा इसमें। आगे एकक कोष्टिका के किनारे की लंबाई दे रखी है, किनारे की लंबाई मतलब ए दे रखी है 405 पिकोमीटर, ठीक है। और इसको मैं मीटर में कन्वर्ट करता हूं, शायद घनत्व से कट जाए। 405 इंटू 10 की पावर -12 मीटर, सेंटीमीटर में नहीं कर रहा मैं अभी, है ना। घनत्व दे रखा है डी 2.7 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। मैं इसको भी इसलिए नहीं कन्वर्ट कर रहा हूँ, किलोग्राम को कर सकता है किलोग्राम से किलोग्राम। और आपको पूछा क्या है, एकक कोष्टिका किस प्रकार की है, तो जेड को याद करना है। तो मैंने कह रहा जेड क्यों ज्ञात करना है। अरे जेड आ गया मान लो 2, जेड के 2 आने पर हमें पता लग जाएगा कि एकक कोष्टिका कैसी है। अगर जेड का मान 2 आया तो इसका मतलब एकक कोष्टिका अंतः केंद्रित घनीय है। जेड का मान 4 आया तो एकक कोष्टिका कैसी है, फलक केंद्रित घनीय है। और जेड का मान अगर 2 आया तो 1 आया तो एकक कोष्टिका अर्धघनीय है। तो वही तो पूछ रहा है कि कोष्टिका किस प्रकार की है, जेड ज्ञात करना है। घनत्व का फॉर्मूला लगाते हैं, डी बराबर जेड इंटू कैपिटल एम बटे ए क्यू इंटू एन ए। तो हमें तो जेड ज्ञात करना है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, जेड बराबर हो जाएगा डी गुना ए क्यू, ये ऊपर जाएंगे ना, गुना में एन ए, सही है ना। और बटे में क्या आ जाएगा एम, सबके मान धरते हैं। चलो मात्रक सहित रखता हूं मैं। डी क्या है 2.7 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो प्रति मीटर क्यूब तो नीचे चलिए लिखता हूं, मीटर की घात -3। आप सही है ना, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं। अच्छा ए क्यूब, ए की पावर 3 बहुत बड़ा हो जाएगा, नीचे करता हूं जिससे दिखेगा नहीं आगे तुम्हें। मान सारे नीचे रखता हूं, जेड बराबर, अब सही है, डी का मान 2.7 गुना 10 की पावर 3 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ए का मान ये रहा 405 गुना 10 की घात -12। एक क्यू है तो पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 3, और पिकोमीटर मीटर आएगा, मीटर की पावर क्यू हो जाएगी। जब आपने होल थ्राइस किया है तो मीटर क्यू, और एन ए 6.02 गुना 10 की पावर 23, हटा तो नहीं, बटे में एम आएगा कैपिटल एम, कितना है 2.7 गुना 10 की पावर -2 किलोग्राम प्रति मोल। अब कटे जो काट दो, कोई मात्रक नहीं आना चाहिए, जेड का कोई मात्रक नहीं होता। देखो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मोल से मोल कट जाएगा, क्योंकि इसका मात्रक है ना प्रति मोल है, इसका मात्रक ध्यान होगा। मैंने कहा था
अवोगाद्रो संख्या का मात्रक मोल इनवर्स होता है प्रति मोल, तो मोल से मोल कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं बचेगा, मीटर क्यू से मीटर क्यू कट लेगा, तो कुल मिलाकर के ये सारे मात्रक आपस में ही कट जाएंगे। जब ये सारे मात्रक कट जाएं तो ये संख्या बची, इनको सॉल्व करके जो आंसर आना है वो आंसर मुझे बताना है कि आंसर क्या आएगा। सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैलकुलेटर की हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह का क्वेश्चन ही बन सकता है। मुझे ये बताना है कि वो एक कोष्टिका किस प्रकार की है, जेड का मान कितना आया आपका, ये बुक का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लास्ट इसी टॉपिक पर, बुक में कई क्वेश्चन है और मैं आपको क्वेश्चन भी साथ की साथ कराता चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 बुक का क्वेश्चन है, करना बड़ा खतरनाक है। नायोबियम का क्रिस्टलीकरण अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। अरे बीसीसी अंतः केंद्रित घनीय, तो एक कोष्टिकाएं z बराबर 2 आएगा। अंतः केंद्रित घनीय संरचना में होता है। यदि इसका घनत्व 8.55 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, नायोबियम का परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणु भार दिया है, परमाणुविक द्रव्यमान 93 U का मतलब भी ग्राम प्रति मोल ही होता है, कई बार दे देता है 93 U का मतलब यूनिट इकाई, ग्राम प्रति मोल है इसका मतलब है। तो परमाणुविक त्रिज्या की गणना कीजिए, त्रिज्या पूछिए, कोई भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट करके दिखाए, चैलेंज है। करो। हाँ स्टूडेंट कह रहा किया, चलो मैं बताता हूं। जेड का मान तो आ ही गया 2, क्योंकि यहाँ पर अंतः केंद्रित घनीभूत कोष्टिकाएं से बनी हुई है ये नायोबियम। तो जब अंतः केंद्रित घनीभूत कोष्टिकाओं से बना हुआ है तो जेड का मान तो स्वाभाविक रूप से कितना आएगा, 2 आएगा। घनत्व डी दे रखा है, कितना आएगा 8.55 दे रखा है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। परमाणुविक द्रव्यमान कैपिटल एम 93 U और त्रिज्या पूछिए ए नहीं, तो लड़का ज्ञात तो ए ही कर सकता है। क्यों? गणित के फॉर्मूले में आर थोड़ी है, ए है, ए किनारे की लंबाई, फिर परमाणु त्रिज्या कैसे निकलेगी? अरे बेटे जब एकक कोष्टिका अंतः केंद्रित घनीय है तो आपने पढ़ा है √2a बराबर 4r, नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है √2a बराबर 4r, a बराबर क्या आएगा 4r बाय √2r बराबर √2a बटे 4। जब आप a निकाल लो तो इस फॉर्मूले की सहायता से a का मान यहां रख करके r निकाल सकते हो जो परमाणु की त्रिज्या होगी। हिंट दे रहा हूं, कैसे करोगे सोच लेना। पहले a निकालना है, गणित का फॉर्मूला क्या लगाओगे, d बराबर z इंटू m बटे aq इंटू na। यहां से आप a निकालोगे, लड़का कह रहा है मर गए, मैं क्यों?
हिसाब डी गुना एन ए निकालने के लिए तो अंडर रूट लेना, घनमूल लेना पड़ेगा। मुझे ना पता हो कैसे करेंगे, पहले ये निकालो, ए से आर निकालो, आंसर बताओ। ठीक है, जो भी आए उसका घनमूल लेगा, इसको सॉल्व करके तब ए आएगा और ए से फिर आर निकलेगा। सॉल्व करके बताएं, इंटेलिजेंसी का पता लग जाएगा। मुझे कमेंट बॉक्स में चारों के आंसर दें। अगर चार नहीं निकाल पाते हो तो जितने क्वेश्चन आप कर लेते हो उन चारों में से उनके आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डालें। ठीक है स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक। पढ़ाई आपको करनी ही पड़ेगी, घर पर ठाली कब तक बैठोगे।